अब है, बताओ कहाँ तक पढ़े थे? बताओ, देखो कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? क्या चीज़ पढ़े थे? ये तो बहुत पहले पढ़ा देते, संपोषी विनाशी। अच्छा याद आया। संपोषी व्यतिकरण के लिए और विनाशी व्यतिकरण के लिए हम लोग दो तरंगों के बीच, जो दो तरंगें मिलकर परिणामी तरंग बनाती थी, उनके बीच हम लोग कलांतर ज्ञात किए थे, पथांतर ज्ञात किए थे, और जो परिणामी तरंग मिलेगा उसका आयाम ज्ञात किए थे और उसकी तीव्रता ज्ञात। बात समझ में आ रही है? जी। किसके किसके लिए? संपोषी व्यतिकरण और विनाशी। चलो आज आपको एक नया टॉपिक पढ़ना है। आप हेडिंग बनाओ, कोहेरेंट सोर्सेस। हेडिंग बनाओ बेटा। और ध्यान देना बेटा, आप इस टॉपिक को ये मानकर पढ़ना कि ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा इस बार। बात समझ में आ रही है? वैसे तो इम्पोर्टेंट है ही है, लगभग लगभग आता रहता है, ठीक है ना, लेकिन मान के चलना कि इस बार आपके एग्जाम में आएगा, तभी आप लोग याद करोगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। कोहेरेंट सोर्सेस, और इसको बोलते क्या है? कला संबद्ध स्रोत। अच्छा, ये कितने नंबर का आ सकता है? तो याद रखना 2 नंबर का, 2 नंबर का या फिर 1 नंबर का, ऐसे आएगा। तो 1 लाइन का है ही है, 1-2 लाइन। बात समझ में आ रही है? लेकिन इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अगर ये अकेला आता है तब नहीं, तो आपसे कई बार पूछता है कि कला संबद्ध स्रोत से क्या समझते हैं। अच्छे व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें भी लिखिए। जब शर्त पूछेगा तब नंबर बढ़ जाएगा, या तो 3 नंबर में पूछेगा। बात समझ में आ रही है? 5 नंबर में तो बड़ा मुश्किल है। 5 नंबर में तभी पूछ सकता है जब यंग का प्रयोग भी पूछे। बात समझ में आ रही है? तो कुल मिला के याद रखना कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्त, वो भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो कला संबद्ध स्रोत होता क्या है, सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे। तो आप लोग लिख सकते हो, 2 ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य, बहुत आसान परिभाषा है बेटा, कालांतर नियत रहे। बात समझ में आ रही? और ऐसा लिखो, सदैव सदैव नियत रहे। ध्यान से समझना, नियत रहने का मतलब उसी समय नियत रहे। बात समझ में आ रही है? तो आप ये मत समझना कि वहां से निकली तरंग तो प्रारंभिक कालांतर क्या है, नियत है, समय के साथ बदलेगा ही नहीं, इसीलिए मैंने कहा है सदैव नियत रहे। आप ध्यान से समझो, कोई आपके पास 2 स्रोत ऐसे हैं, 2 प्रकाश स्रोत ऐसे हैं जिनसे तरंगे निकल रही हैं। बात समझ में आ रही है? और उन तरंगों के बीच जो कालांतर है वो हमेशा क्या है, नियत है, यानी कि नहीं बदल रहा है। अब नियत होने का मतलब आप बोल सकते हो कि कालांतर जो फाई है वो 0 भी हो सकता है, वो π/2 भी हो सकता है, π/3 भी हो सकता है, π/6 भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कुछ भी हो सकता है, कालांतर कुछ भी हो सकता है, बस शर्त क्या है, नियत होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? नियत। यानी कि आप सपोज करिए कि अगर मान लो 0 है, क्या है बेटा, मान लो उन दोनों तरंगों के बीच जो कालांतर है वो 0 है, तो अब हमेशा 0 ही रहेगा। टाइम तो बढ़ेगा लेकिन कालांतर का मान घटेगा बढ़ेगा नहीं। तो अगर ऐसे दोनों स्रोत हैं तो उन दोनों स्रोतों को हम लोग क्या बोल देंगे बेटा,
कला संबद्ध स्रोत। क्या बोल देंगे? याद करो, आप जब परिणामी तीव्रता का व्यंजक निकाले थे I = I1 + I2 + 2 √I1 × I2 और इंटू cos फाई, ऐसे ही पढ़े थे। हाँ, आपको बताया गया था कि जो परिणामी तीव्रता है बेटा कालांतर पर निर्भर करती है, फाई पर निर्भर करती है। बात समझ में आ रही है? और दूसरी चीज, इसको आपको बताया गया था व्यतिकरण भाग। इसको क्या बोलते हैं बेटा? इंटरफेरेंस पार्ट, व्यतिकरण, ये बताया गया था। और कहा गया था, मान लो न्यूमेरिकल में आपसे कह दिया कहीं पर कि कला संबद्ध और अकला संबद्ध तरंगों के लिए परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करो, न्यूमेरिकल दिया गया। तो कला संबद्ध अगर स्रोत है, बात समझ में आ रही है, तो उनके बीच कलांतर क्या होगा? नियत होगा। क्या होगा बेटा? तो नियत होगा। अगर मान लो कोण दिया है, ठीक है, नहीं दिया है तो मैंने कहा था 0 रख के लगा दो, यही तो बताया था वहां पे। अच्छा, असंबद्ध है तो मैंने कहा था कि कला असंबद्ध स्रोत के लिए जो व्यतिकरण भाग है पूरा का पूरा 0 हो जाता है। आप ये मानकर लगाना कि ये पूरा का पूरा 0 हो गया, यानी I1 + I2 हो जाएगा। ठीक है ना? तो वहां पे दो शब्द आप पढ़े थे, कला संबद्ध और कला असंबद्ध, लेकिन वहां पर आपको इनका मतलब नहीं समझ में आया। तो अब याद रखिएगा, ऐसे कोई स्रोत, ऐसे कोई दो स्रोत बेटा जिनसे निकलने वाली जो तरंगे हैं उनके बीच कलांतर क्या रहे? समय के साथ अपरिवर्तित रहे, यानी कि समय के साथ ना बदले। क्लियर है ना? इसीलिए मैंने लिखा है सदैव नियत रहे। अब नियत रहने का मतलब केवल 0 ही नहीं होगा, कुछ भी हो सकता है। मान लो 90 डिग्री है, कलांतर क्या है बेटा? तो हमेशा 90 डिग्री ही रहेगा। तो हम उन दोनों स्रोतों को क्या बोल देंगे? कला संबद्ध स्रोत। ये बात आपको समझ में आ गई? हाँ, π/3 यानी 60 डिग्री भी हो सकता है, ठीक है ना? π/6 यानी कि 30 डिग्री भी हो सकता है। तो अगर 30 डिग्री है तो 30 डिग्री ही रहेगा। क्लियर है? बताओ, परिभाषा आपको समझ में आई कि नहीं? एकदम क्लियर है? अगर आपसे कोई पूछता है कला संबद्ध स्रोत से क्या समझते हैं, तो आप क्या बताओगे? हम रटेंगे नहीं, उसको समझेंगे। हम बोलेंगे ऐसे कोई दो स्रोत हों जिनसे निकलने वाली जो तरंगे हैं उनके बीच कलांतर क्या रहे? समय के साथ अपरिवर्तित रहे, यानी कि सदैव नियत रहे। तो हम उन दोनों स्रोतों को क्या बोल देंगे बेटा? कला संबद्ध स्रोत बोलेंगे। ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे लिख भी दो ऐसे स्रोत जिनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य कलांतर सदैव नियत रहे, कला संबद्ध स्रोत कहलाते हैं। चलो, ये बात आपको समझ में आ गई? कोई डाउट तो नहीं है? नहीं है ना? अब हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी पढ़ेंगे जो कि बहुत महत्वपूर्ण है आपको समझने के लिए। यही महत्वपूर्ण है बेटा। इसमें सबसे पहला पॉइंट आप समझना, आप बताएंगे कि दो स्वतंत्र स्रोतों व्यतिकरण, दो स्वतंत्र स्रोतों से व्यतिकरण असंभव है। एक एक चीज का मतलब समझा रहा हूँ बेटा। यहाँ तक तो एकदम क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है? इसको अभी समझा रहे हैं। आपको क्या लिखना है? दो स्वतंत्र स्रोतों से व्यतिकरण असंभव है। लेकिन याद रहे, इसमें भी एक चेतावनी है, हम लोग छोड़ेंगे किसको? लेसर को। जैसे अगर स्रोत लेसर है या लेजर जिसको बोलते हो, बात समझ में आ रही है? वो है, तो अगर दोनों स्वतंत्र है। अच्छा, पहले इस लाइन का मतलब समझो, फिर इसको समझा है। ठीक है ना? यही नहीं समझ में आएगा तो इसका मतलब क्या है, पहले इसको समझते हैं। दो स्वतंत्र स्रोतों से व्यतिकरण असंभव, इसको समझ रहे हैं। दो स्वतंत्र स्रोत का मतलब ये हुआ बेटा, जैसे आप दो अलग अलग कोई प्रकाश स्रोत ले लिए, जैसे एक मोमबत्ती है, दूसरी मोमबत्ती है।
या फिर ये एक बल्ब ये है, दूसरा बल्ब ये, अलग अलग बल्ब, क्लियर है। और अगर आप चाहते हो कि उनसे निकलने वाली दो तरंगे अध्यारोपित हों और आपको व्यतिकरण प्रतिरूप मिले तो असंभव। बात समझ में आ रही है? नहीं होगा। कारण भी अभी बता रहा हूँ, सबके मन में यही चल रहा होगा क्यों नहीं होगा, क्लियर है ना। तो उसका कारण भी बता रहा हूँ, लेकिन पहले ये जानिए कि अगर वो दोनों स्रोत जहाँ पे मैंने मोमबत्ती और बल्ब ऐसे कुछ बात की ना, वहाँ पे अगर दो स्रोत लेजर हैं तब हो सकता है व्यतिकरण प्रतिरूप मिल सकता है। बात समझ में आ रही है? ये हाईली कोहेरेंट होते हैं, यानी कि अत्यधिक कला संबद्ध स्रोत होते हैं। तो ये अगर दोनों अलग अलग स्रोत भी हैं तभी व्यतिकरण हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, लेकिन अगर कोई और मान लीजिए स्रोत है तो नहीं होगा। अब उसका कारण समझिएगा क्यों नहीं होगा व्यतिकरण, तो आप बता सकते हो इसका कारण। कारण समझिएगा बेटा, आप सबसे पहले बताओगे चूंकि दो स्वतंत्र स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के मध्य कालांतर, ध्यान से समझना बेटा, कालांतर किसकी बात हो रही? फाई, क्लियर है ना। अगर दो अलग अलग स्रोत हैं, प्रकाश स्रोत हैं, तो उनसे निकलने वाली तरंगों के मध्य कालांतर निरंतर बदलेंगे, निरंतर बदलते रहेंगे। यानी कि नियत नहीं रहेंगे। अगर दोनों प्रकाश स्रोत अलग अलग हुए तो वहां से जो तरंगे निकलेंगे बेटा, उनके बीच कालांतर नियत नहीं होगा। समय के साथ क्या होगा? बदलता रहेगा और निरंतर लगातार बदलता रहेगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, तो अगर आप बताओ कालांतर बदल रहा है, तो अभी आपने कहा I इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 इंटू I2 और इंटू cos फाई। यानी जो आपका परिणामी तरंग की तीव्रता होती है वो कालांतर पर निर्भर करती है। एक एक कड़ी को जोड़ते हुए चलना, तभी आपको समझ में आएगा। पहली चीज तो कालांतर निरंतर बदलेगा। अब जब कालांतर निरंतर बदलेगा, इसका मतलब है cos फाई का मान बदलेगा। cos फाई का मान क्या होगा बेटा? बदलेगा। और अगर ये बदल रहा है तो ये क्यों रुका रहेगा? तीव्रता भी क्या होगी? बदलेगी, और वो भी लगातार बदलेगी। क्लियर है ना? तो लिखोगे इसलिए। अब देखो व्यतिकरण प्रतिरूप क्या है? व्यतिकरण एक पैटर्न आपको मिलेगा। बात समझ में आ रही है? अभी हम उसको फिगर बना के भी समझाएंगे। उसमें पट्टियां मिलती हैं। कैसी पट्टियां मिलती हैं? चमकीली और अंधेरी। जहां पर भैया प्रकाश की तरंगे, जहां पर संपोषी व्यतिकरण होगा वहां पर बहुत ज्यादा ब्राइट पट्टी मिलेगी, यानी कि चमकीली, क्योंकि वहां पर इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होगा, तीव्रता ज्यादा होगा तो वहां पर चमकीली पट्टी मिलेगी। और जहां पर इंटेंसिटी कम होगी, न्यूनतम, यानी कि जहां पर विनाशी व्यतिकरण हुआ है वहां पर अंधेरा रहेगा, तो वहां पर डार्क पट्टी मिलेगी। और इन पट्टियों को फिजिक्स में बोला जाता है फ्रिंजें। क्या बोला जाता है बेटा? फ्रिंजें। तो उसी को ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बोलते हैं, यानी कि दीप्त पट्टी और अदीप्त पट्टी। क्लियर है? तो ध्यान देना, क्या समझा रहे थे आप? हाँ ठीक है। तो देखो cos फाई का मान बदलेगा निरंतर, तो तीव्रता भी क्या होगी? निरंतर बदलेगी। तो ये पैटर्न आप कहीं ना कहीं प्राप्त करते हो ना, मान लो पर्दे पर प्राप्त कर रहे हो, कोई स्क्रीन लगाओगे पीछे, वही तो आपको देखने को मिलेगा, जैसे आप लोग एक्सपेरिमेंट किए थे। तो ऐसे ही यहाँ पर लिखोगे इसलिए पर्दे के, मान लो कोई बिंदु है बेटा, किसी बिंदु पर तीव्रता, तीव्रता का मतलब इंटेंसिटी आई, ठीक है ना बेटा। इसलिए पर्दे के किसी बिंदु पर तीव्रता भी, निरंतर का मतलब बेटा लगातार, परिवर्तित होगी।
चलो भाई, तीव्रता अब क्या होगी, लगातार परिवर्तित होगी। यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा मान लो चमकीला पट्टी बन रहा है, वहाँ पे हमेशा चमकीला नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है? वहाँ पर लगातार परिवर्तन, जब तीव्रता में लगातार परिवर्तन होगा, इसका मतलब या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। क्लियर है? तो वहाँ डार्क भी हो सकता है और ब्राइट भी हो सकता है, लगातार होगा। अच्छा, एक चीज़ सोचने वाली बात यह है, चूँकि दूसरा ध्यान से समझना है यहाँ पर, आप बताओगे यह परिवर्तन कौन सा परिवर्तन, तीव्रता का। बात समझ में आ रही है? जो तीव्रता में लगातार परिवर्तन हो रहा है, तो आप लिखोगे चूंकि यह परिवर्तन अति तीव्र होता है। मतलब बहुत तेजी से तीव्रता बदलेगी। बात समझ में आ रही है? कालांतर बहुत तेजी से बदलेगा और तीव्रता भी बहुत तेजी से बदलेगी। अभी देखो कितना तीव्र बदलती है। चूंकि यह परिवर्तन अति तीव्र होता है, इसलिए पर्दे के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान, ध्यान से समझना बेटा, एक समान दिखाई देती है। इस बात को समझने के लिए हमको एक कॉन्सेप्ट और समझना होगा, और उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा, लिखेंगे मानव नेत्र दृष्टि निर्बंधता। और आप बता सकते हो मानव नेत्र की जो दृष्टि निर्बंधता होती है बेटा, 1/16 सेकेंड। चलो बेटा, इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाता हूँ। ध्यान से समझना। आपने कहा कि दो स्वतंत्र स्रोतों से व्यतिकरण असंभव है। बस वो दोनों स्रोत क्या होने चाहिए, लेजर नहीं होने चाहिए। अगर लेजर होंगे, अगर दोनों अलग अलग है, तभी व्यतिकरण प्रतिरूप आप प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर लेजर नहीं है तो देखना कारण क्या है कि नहीं होते, व्यतिकरण प्रतिरूप आपको प्राप्त नहीं होते, उसका कारण देखना। सबसे पहली चीज, अगर दो स्रोत क्या है, अलग अलग हैं यानी स्वतंत्र हैं, अगर स्वतंत्र हैं तो उनसे निकलने वाली जो तरंगे होंगी, उन दोनों के बीच कालांतर निरंतर बदलेगा। बात समझ में आ रही? और कालांतर बदलेगा तो आप सबसे पहले बताओगे तीव्रता भी लगातार बदलेगी, और यह परिवर्तन बहुत तीव्र होता है। बात समझ में आ रही है? और तीव्र होने के नाते हमको पर्दे पर दिखाई ही नहीं देता है प्रतिरूप। समझना, जैसे मान लो यहाँ पर एक चमकीली पट्टी बन गई, बात समझ में आ रही? और फिर यहाँ पर क्या है बेटा, अंधेरा है। क्लियर है? और यहाँ पर भी एक चमकीली पट्टी है, फिर यहाँ पर क्या है, अंधेरा है, फिर यहाँ पर चमकीली पट्टी। लेकिन अब इनकी तीव्रता नियत नहीं रहेगी ना, प्रत्येक बिंदु पर लगातार बदलेगी, क्योंकि कालांतर बदल रहा है। तो यहाँ पर अंधेरा हो सकता है। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर क्या हो सकता है, अंधेरा हो सकता है, और यहाँ पर क्या हो सकता है, तीव्रता अधिक हो सकती है। फिर यहाँ पर अंधेरा हो सकता है तो तीव्रता यहाँ पर हो सकती है ज़्यादा। बात समझ में आ रही है? लेकिन ये जो अब देखो, यहाँ अंधेरा हो गया, वहाँ पर क्या है, चमकीला पट्टी बनेगा। लेकिन ये जो परिवर्तन है बहुत तीव्र होता है। बात समझ में आ रही है? बहुत तीव्र होता है, तो हमको दिखाई ही नहीं देता है कि कहीं पर ब्राइट पट्टी है और कहीं पर अंधेरा है। हमको लगता है सब जगह पर एक समान है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताऊं, आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में थोड़ा बहुत दिया रहता है, प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। ये जो बल्ब है बेटा, ये जलता बुझता रहता है ना। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बहुत क्लियरली समझाऊंगा कितनी बार जलता है, क्यों ऐसा होता है, सारी चीजें। लेकिन आपको देखो जलता हुआ ही दिख रहा है। और यही नहीं, प्रत्यावर्ती धारा से जितने भी उपकरण चलने वाले, उन सभी को बीच बीच में करंट शून्य मिलता है। बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं कि हमेशा जो है उनको धारा लगातार मिलती रहती।
क्लियर। तो पंखा को भी करंट नहीं मिलता है, फिर भी ये चलता रहता है। तो ये तो चलता रहता है इनर्शिया के कारण, जड़त्व के कारण, है ना। गतिमान हो तो गतिमान ही रहना चाहता है। लेकिन ये जो हुआ बल्ब, बल्ब तो जल रहा है ना, और आपको जलता हुआ ही महसूस है। अभी आप लोग क्या करना, इसका वीडियो बनाना और उसको बहुत स्लो मोशन में करके देखना, तो आपको दिखेगा जल रहा है बुझ रहा है, जल रहा है बुझ रहा है। तो आपको दिखाई क्यों नहीं दे रहा है, तो कारण उसका यही है बेटा, मानव नेत्र की दृश्य निर्बंधता। और वो जो परिवर्तन हो रहा है उसमें बहुत तेजी से हो रहा है, और निर्बंधता है कितना, मैंने आपको बताया 1/16 सेकंड। इसका मतलब समझना क्या होता है, इसका मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ को देखते हो तो उसका जो इमेज है, छवि है, वो आपके नेत्र में 1/16 सेकंड तक बनी रहती, उससे पहले धुंधली नहीं होती। अब अगर उससे पहले कोई परिवर्तन होता है तो आपको दिखाई नहीं देगा, वही छवि आपको दिखाई देगा। बात समझ में आ रही है। तो एक बार अगर आप इसको देख ले जलता हुआ, तो 1/16 सेकंड तक तो आपको जलता हुआ ही दिखेगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन हम आपको जब अल्टरनेटिंग करंट पढ़ाएंगे तो कैलकुलेशन करके बताएंगे कि वो तो 1 सेकंड में 100 बार जलता बुझता है। तो 1/16 सेकंड, 1 सेकंड का मतलब समझ रहे हो, 1 सेकंड को 16 से भाग कर दो, उतना टाइम तक तो आपको जलता हुआ दिखेगा। अब उसके बीच में कई बार जल बुझ जाएगा, फिर देखोगे जलता हुआ दिखेगा, तो इसलिए आपको हमेशा जलता हुआ ही दिखता है। और यही चीज़ यहाँ पर भी लागू होता है व्यतिकरण प्रतिरूप पर। तो जो व्यतिकरण, अगर दो स्वतंत्र स्रोत है तो वहाँ से चलने वाली जो तरंगें होंगी उनके बीच का कालांतर क्या होगा, निरंतर बदलता रहेगा। कालांतर बदलेगा तो तीव्रता भी लगातार बदलेगी। अगर तीव्रता बदल रही है तो, और पहली चीज़ इनमें जो परिवर्तन हो रहा है वो बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तीव्र गति से हो रहा है, तो हम लोग को पैटर्न ही नहीं दिखेगा, व्यतिकरण प्रतिरूप ही नहीं दिखेगा कि कहीं पर तीव्रता अधिक है, कहीं पर अंधेरा है। हमको लगेगा पर्दे के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता एक समान है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि एक बार हम देखेंगे तो 1/16 सेकंड तक हमको वही दिखाई देगा। बात समझ में आई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि दो स्वतंत्र स्रोतों से व्यतिकरण असंभव। अच्छा, दो स्वतंत्र स्रोत से तो व्यतिकरण असंभव है, ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम और है, एक ही स्रोत से दो तरंगे निकलेंगी तो कैसे मिलेंगी, कहां पर मिलाओगे। बात समझ में आ रही है। व्यतिकरण अगर आपको प्राप्त करना है तो कहने का मतलब ये है कि आपको एक ही स्रोत से व्यतिकरण कराना है, तो एक ही स्रोत को आपको दो स्रोत में बदलना होगा, तभी तो दो स्रोत से चलेंगी तरंगे, तो आप मिलेंगी आगे, तभी तो उनका अध्यारोपण होगा और नई परिणामी तरंग आपको मिलेगी, जिसकी तीव्रता माध्यम के कुछ बिंदुओं पर क्या होगी, शून्य होगी, और कुछ बिंदुओं पर अधिकतम होगी। बात समझ में आ रही है। शून्य कब होगी, जब आयाम बराबर होंगे, अभी आपको आगे बताया। तो यहाँ तक बात समझ में आई। तो आप समझिए कि एक ही स्रोत को हम लोग दो स्रोत में कैसे बदलेंगे, आगे तो हम लोग पढ़ेंगे ही, लेकिन यहाँ पर आप इस चीज़ को समझ लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। और ये जो सारी चीज़ें लिख रहे हो पैटर्न वाले, ये सब समझ में आ जाएगा अभी आपको बढ़िया से। चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब एक ही स्रोत हम लोग लेंगे। मान लीजिए बेटा कोई एक स्रोत है कुछ इस टाइप से, हाँ बेटा, ये क्या है बेटा, एक प्रकाश स्रोत है, ठीक है। अब इसके सामने हम लोग एक पर्दा रखेंगे, स्क्रीन। ये, और ठीक इसके सामने एक स्क्रीन और रखी जाएगी। और इससे कुछ दूरी पर एक स्क्रीन और रखी जाएगी।
ध्यान से समझना बेटा इसको। यहां पर एक रेखा छिद्र किया जाएगा, बात समझ में आ रही? रेखा छिद्र का मतलब समझाता हूं बेटा, एक मिनट। पहले आप समझ लो कि ये रेखा छिद्र, ठीक है, इसको हम लोग बोल दिए यस, इसको हम लोग मानेंगे मूल स्रोत, एक स्रोत है। अब ठीक इसके सामने कुछ ऊपर और कुछ नीचे दो रेखा छिद्र और बनाएंगे, उसको स्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? स्लिट। तो ठीक इसके सामने नहीं रहेगा, उससे थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे। मैं इसका पाथ आपको बता दूं कुछ इस तरीके से। ये हो गया। अब ध्यान देना, ये ठीक क्या है, इसके सामने है, इससे थोड़ा नीचे। यहाँ पर एक छिद्र करेंगे और एक छिद्र यहाँ पर करेंगे। क्लियर है? और इसको हम लोग बोल देंगे, इसको बोल देंगे S1 और इसको बोल देंगे S2। ठीक है? अब देखो, प्रकाश स्रोत क्या है? एक ही है। प्रकाश स्रोत दो तो नहीं हुआ ना, एक ही प्रकाश स्रोत है। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स हो गया। और इसको आपने क्या किया है, दो स्रोतों में बांट दिया। यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है कि S1 बराबर S2 रहेगा, यानी S से S1 तक की दूरी और S से S2 तक की दूरी क्या होगी? बराबर। अब देखो, यहाँ से जो प्रकाश निकलेगा, यहाँ पर पूरा स्क्रीन है, यहाँ पर थोड़ा सा आपने छिद्र किया है, बात समझ में आ रही है? और यहाँ से प्रकाश चलेगी तो यहाँ से अगर द्वितीयक गोलीय तरंगिकाएं निकलेंगी, क्योंकि यहाँ पर जो माध्यम के कण होंगे वो नए तरंग स्रोत का काम करेंगे, बात समझ में आ रही है? और ये यहाँ पर और यहाँ पर पहुँचेंगे, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? यस S1 और यस S2 बराबर है, एक साथ पहुँचेंगे, बात समझ में आ रही है? तो यहाँ से फिर यहाँ भी क्या होगा? नई तरंग स्रोत का काम करेंगे S1 और S2, यहाँ से भी तरंगे निकलेंगी, यहाँ से भी निकलेंगी। अब देखो, एक मूल प्रकाश स्रोत है और उसी को आपने क्या किया है? दो स्रोतों में बांट दिया। अब इनसे जो तरंगे निकलेंगी, इनके बीच जो कालांतर होगा बेटा, वो प्रत्येक समय पर क्या रहेगा? नियत रहेगा, यानी कि नहीं बदलेगा। कारण क्या होगा? अगर इस तरंग का मान लो कला कोण बदलता है, सपोज करना कि पहले वाली S1 जो सोर्स है, यहाँ से निकलने वाले जो तरंगे हैं, मान लो उसका कला कोण बदल रहा है, तो दूसरे वाले का भी बदलेगा। भैया मूल प्रकाश स्रोत तो एक ही है ना, तो अगर यहाँ से चलने वाले जो तरंगे हैं उसके कला कोण में परिवर्तन हुआ तो इसमें भी परिवर्तन होगा। मान लेना S1 का कला कोण कितना है? φ1 और S2 का कितना है बेटा? φ2। तो कलांतर कैसे निकालोगे? आप बताओगे φ2 माइनस φ1, ये तो बताओगे। बात समझ में आ रही ना? दोनों के कला कोणों का अंतर कर दोगे, कलांतर हो जाएगा। तो अगर इसमें बदलेगा तो ठीक उतना ही इसमें बदलेगा, तब तो समान रहेगा हमेशा, चाहे जहाँ निकालोगे। मान लो थोड़ी देर के लिए इसका कितना था बेटा? 60 था। क्या था बेटा? और इसका मान लेना 30 था। तो अभी के लिए कालांतर कितना है? 60 माइनस 30 बराबर 30 डिग्री, यही तो हुआ। मान लो इसमें 20 डिग्री का परिवर्तन हुआ, तो 60 20 कितना हो गया? 80। तो 20 इसमें भी होगा, 30 20 50। अब फिर निकालना बेटा, 80 माइनस 50, फिर क्या होगा? तो कालांतर नियत रहेगा नहीं रहेगा? तो अब हम S1 और S2 को क्या बोलेंगे? कला संबद्ध स्रोत। S1 और S2 स्रोत ही तो है, ये नए तरंग स्रोत का काम करेगा, यहाँ से जो तरंगे निकलेंगे। तो S1 और S2 को हम लोग क्या बोलेंगे? कला संबद्ध स्रोत। S1 और S2 क्या है बेटा? कला संबद्ध स्रोत। तो अब बात आपको समझ में आ गई कि दो स्वतंत्र प्रकाश स्रोत से हम लोग व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक ही स्रोत है और उसको हम लोग दो स्रोत बना लें, देखो एक ही स्रोत से आपने क्या किया?
दो मूल, एक ही मूल स्रोत से दो स्रोत बना लिया, और वहां से जब तरंगे चलेंगी तो उनके बीच कलांतर समान रहेगा, और कलांतर समान रहेगा तो ये दोनों कौन से स्रोत कहलाएंगे? कला संबद्ध स्रोत, और कला संबद्ध स्रोत से हमको व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त होगा। अभी ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैंने ऐसे आपको बना के समझा दिया। इसका थोड़ा दूसरा रूप देखो। हाँ, थोड़ा ध्यान देना बेटा। अच्छा, ये तरंगे आगे चलेंगी, मिलेंगी, एक दूसरे से मिलेंगी, तो पर्दा जो लगाए हो उसके कुछ बिंदुओं पर देखोगे बहुत ज़्यादा तीव्रता बहुत अधिक होगी, और कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत कम होगी। बात समझ में आ रही? तो वहीं पर आपको व्यतिकरण प्रतिरूप मिलेगा। यानी कि आप कह सकते हो यहाँ पर देखना बेटा, यहाँ पे आपको ब्राइट मिलेगा। बी का मतलब ब्राइट समझना, ब्राइट का मतलब चमकीला। बात समझ में आ रही है? दीप्त कह सकते हो, दीप्त। अच्छा, यहाँ पर फिर क्या होगा? डी। डी का मतलब बेटा डार्क, डार्क का मतलब अधिक। ऐसे यहाँ पर भी डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, ऐसे आपको मिलेगा। इधर भी ब्राइट, डार्क, ब्राइट। बताओ, बात समझ में आ रही है आपको? एकदम क्लियर है? अब इसको थोड़ा इस प्रकार से देखिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। रेखा चित्र वगैरह समझ लीजिए क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक स्रोत कुछ इस तरीके से, वो एक पर्दा क्या है बेटा आपका? ये है। मान लेना ये के, एल और ये एम, ये स्क्रीन था बेटा, ठीक है। तो ये कौन सा पर्दा है? अभी के। इसमें आप रेखा छिद्र करोगे, और रेखा छिद्र आपने कैसे किया है तो समझा रहा हूँ बेटा, कुछ इस प्रकार से। ये इसको बेटा हम लोग बोलते हैं स्लिट। क्या बोलते हैं? रेखा छिद्र। अब आप देख पा रहे हो ये आयताकार है। कैसा बेटा? रेखा छिद्र का मतलब कट लगाया जाएगा, और ये प्रायः कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं, लीनियर टाइप के। बात समझ में? इसको बोलते हैं रेखा छिद्र। देखो उसी टाइप का है। क्लियर है? अच्छा, एक पिन होल भी होता है। बात समझ में आ रही है? पिन होल कैसा होता है? वो गोलाकार होता है। ये अप्रॉक्सीमेट 1 mm के आसपास होता है, और ये अप्रॉक्सीमेट 2 mm के आसपास होता है। बात समझ में आ रही है? बस आपको बात समझ में आ गई? रेखा छिद्र का मतलब समझ में आ गया। मान लीजिए आपके पास कोई स्क्रीन है या कोई पर्दा, कोई भी चीज़ है, बात समझ में आ रही है, उसको आपने ऐसे आयताकार काट दिया। छिद्र क्या होना चाहिए? बहुत संकीर्ण। जितना ही संकीर्ण होगा उतना ही बढ़िया पैटर्न बनेगा। संकीर्ण का मतलब सकरा हो, बहुत पतला, ठीक है ना? तो ये मैंने लगभग बताया है कि इसके आसपास होता है। क्लियर है? अच्छा, जो यंग थे, अभी उनका एक्सपेरिमेंट आगे पढ़ोगे। यंग ने पिन होल किया था, ठीक है ना? तो अच्छे व्यतिकरण पैटर्न के लिए हम लोग ये बनाते हैं रेखा छिद्र लेबोरेटरी में, ताकि एकदम बढ़िया से पैटर्न बने। क्लियर? तो ये जो आपको यस दिख रहा है बेटा, ये जो रेखा छिद्र एक दिख रहा है, वो इस पर ऐसे ही होगा। आपने किया क्या? इस पर एक रेखा छिद्र बना लिया ऐसे। ये और इसको आपने बता दिया स्लिट। क्या है बेटा? स्लिट। इसको आपने यस मान लिया, ठीक है। ठीक इसके पीछे एक पर्दा और रखा जाएगा। अब ये देखना, ये वाला कैसे देख रहे हो? बगल से देख रहे हो। बात समझ में आ रही है? तो कम समझ में आ रहा होगा, ठीक। अब सामने से देख रहे हो तो अब आपको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है। इस तरीके से प्रकाश स्रोत के सामने हम लोग क्या करेंगे? एक पर्दा रखेंगे जिसमें एक स्लिट होगा, एक ही रेखा छिद्र होगा, ठीक है। और ठीक इसके पीछे एक पर्दा और रखेंगे। इसको छोटा कर दो ताकि लगे। हाँ भाई, ये हो गया। इसी के पीछे रखा जाएगा बेटा। अब एकदम उसके सामने नहीं रहेगा, दो रेखा छिद्र रहेंगे, लेकिन इसके ठीक सामने नहीं रहेंगे, थोड़ा सा ऊपर और थोड़ा सा नीचे। इनको भी हम लोग स्लिट ही बोलते हैं।
बात समझ में आ रही है? बस इसको स्लिट फर्स्ट बोलेंगे और इसको सेकंड, इसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, इसीलिए उसको S1 लिखा है। क्लियर है? और इसको हम लोग बोलेंगे स्लिट सेकंड, S2। बात समझ में आ रही? अब इससे थोड़ा सा दूर पर एक, परेशान मत रहो, ये सब हम लोग कल बनाएंगे बढ़िया से और अच्छे से पढ़ेंगे। अभी मैं बस केवल आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि दो स्वतंत्र स्रोतों से व्यतिकरण असंभव है, लेकिन अगर एक स्रोत है और उसी को हम लोग दो स्रोतों में बांट लें तो आसानी से व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कैसे हम लोगों ने एक ही स्रोत को दो स्रोत में चेंज कर लिया इस प्रकार से। तो ये तो आपने प्रतीकात्मक रूप में फिगर देख लिया, अब उसको ठीक से देखिए कैसे आखिर में सेटअप होता है उसका। तो इस प्रकार से कुछ होता है। इसके ठीक पीछे हम लोग क्या करेंगे बेटा, एक पर्दा और रखेंगे। इसके पीछे रखेंगे बेटा, बात समझ में, के और ये क्या था L और ये क्या रहेगा M। ये भी स्क्रीन है। इसको किसी कलर से बना लो। देखो इसके ठीक सामने जो होगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा। समझा रहा हूँ बेटा। चलो व्हाइट का मतलब समझना बेटा, चमकीली पट्टी बनी रही। क्लियर है ना? चलो ये हो गया आपका। अब उसके बाद देखना इसके दोनों वो तरफ क्या रहेंगी पट्टियाँ, अंधेरी वाली एकदम डार्क रहेंगी। फिर उसके बाद जो बनेगा ये ब्राइट बनेगा ऐसे। देखो एकदम समझ में आ रही है? फिर उसके बाद डार्क बनेगा एकांतर क्रम में, एक ब्राइट होगा दूसरा डार्क, फिर ब्राइट फिर डार्क। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर फिर क्या होगा, ब्राइट। अभी तक आप लोग केवल डेफिनेशन पढ़े थे व्यतिकरण की, अब आपको समझ में आ रहा होगा। ऐसे पैटर्न आपको मिलेगा उस पर्दे पर, स्क्रीन पर। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है? आपने एक प्रकाश स्रोत लिया, उसके सामने एक पर्दा रखा के उसमें एक रेखा छिद्र बना दिया आपने, जिसको इंग्लिश में हम लोग स्लिट बोलते हैं। रेखा छिद्र का मतलब भी आपको समझा दिया गया। क्लियर है ना? ओके। ऐसे होगा, कट करेंगे हम लोग आयताकार, उसी को रेखा छिद्र बोलेंगे। अच्छा ठीक, उसके सामने एक पर्दा और हम लोग रखेंगे यल, ठीक है, और उसमें दो रेखा छिद्र करेंगे। बस ध्यान ये रखना है ठीक इसके सामने नहीं होगा, कुछ ऊपर और थोड़ा सा कुछ नीचे। बस ध्यान ये रखना है कि दोनों की दूरी क्या होनी चाहिए, इससे बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना? पहले रेखा छिद्र से दोनों की दूरी बराबर होनी चाहिए। अब वहां से जो दोनों तरंगे निकलेंगे उनके बीच का कलांतर क्या होगा, समय के साथ अपरिवर्तित रहेगा। यानी कि दोनों के दोनों क्या है, कला संबद्ध स्रोत है। अगर कला संबद्ध स्रोत है तो इन अभी आगे चलेंगे तो मिलेंगे। मिलने के बाद क्या होगा, आप देखोगे पर्दे पर कुछ बिंदुओं पर या कुछ स्थान पर तीव्रता बहुत ज्यादा, जहां पर ज्यादा होगी वहां पर कैसा पैटर्न आपको दिखेगा बेटा, तो आप बताओगे ब्राइट। कैसा दिखेगा? ब्राइट। ब्राइट का मतलब चमकीला पट्टी दिखेगा, वहां पर तीव्रता बहुत ज्यादा होगी। और अगर आयाम बराबर है बेटा दोनों तरंगों के आयाम क्या है, बराबर, तो विनाशी व्यतिकरण में क्या होता है, आयाम घट जाते हैं यानी जीरो हो जाएगा। और आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर होता है। आयाम जीरो तो तीव्रता जीरो, तो वहां पर एकदम अंधेरा होगा, उसको हम लोग डार्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? डार्क, यानी कि अदीत। बताओ ये आपको समझ में आया बेटा एकदम?
हम लोग इसकी व्याख्या करेंगे ऐसा क्यों होता है आगे, ठीक है ना, यंग के एक्सपेरिमेंट में। अभी आपको ये बात समझ में आ गई कि अगर दो स्वतंत्र स्रोत हैं, ये आपके ऑप्शनल में पूछ भी रह जाता है, दो स्वतंत्र स्रोत हैं तो उनसे व्यतिकरण पॉसिबल है कि नहीं, तो आप क्या बताओगे? नहीं। हाँ, एक कंडीशन में हो सकता है, वो आपको बता दिया गया है, ठीक है। और दूसरी चीज, अगर आपसे कोई कारण पूछ रहा है तो आप फटाफट बताना कि भैया अगर दो स्वतंत्र अलग अलग मतलब स्रोत हैं, जैसे दो मोमबत्ती, दो बल्ब या कुछ भी है, तो वहां से जलने वाली जो तरंगे होंगी उनके बीच कलांतर लगातार चेंज होगा, बदलेगा, और अगर कलांतर बदलेगा तो तीव्रता भी बदलेगा, और ये परिवर्तन बहुत तेजी से होता है। तो हमारे आंख की जो ह्यूमन आई की दृष्टि निर्बंधता है, बताओगे 1/16 सेकंड, उसके कारण हम देख ही नहीं पाते हैं। कहीं पर मान लो तीव्रता हमको दिख गई कि ब्राइट पट्टी दिख रही है, तो आप 1/16 सेकंड तक दिखेगा ना, वही इमेज बना रह जाएगा, तब तक दूसरी जगह बदल, वहां पे अंधेरा हो जाएगा, दूसरी जगह भी दिखेगा, तो हमको एक समान दिखेगा पूरे पे। पैटर्न, ये वाला पैटर्न आपको नहीं दिखेगा। इसी को हम, इस पैटर्न को बेटा हम लोग बोलते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न। इस पैटर्न को क्या बोलते हैं बेटा? ये व्यतिकरण प्रतिरूप, करण प्रतिरूप, ये क्लियर है? ऐसे मिल जाएगा आपको। अब ये आकार किसी, आपने छिद्र किस प्रकार का लिया है उस पर निर्भर करेगा, बात समझ में आ रही है? तो इसी को बोलते हैं व्यतिकरण पैटर्न में क्या होता है बेटा, एक पट्टी चमकीली है, दूसरी पट्टी क्या है? डार्क है, अदीप्त है, वहां पे तीव्रता शून्य है। तो ये हमको एकदम ऐसे दिखाई देगा कि सब जगह पर तीव्रता क्या है? समान है। अच्छा, एक ही स्रोत से अगर हम चाहें तो बिल्कुल कर सकते हो, एक ही स्रोत से अगर आप चाह रहे हो कि व्यतिकरण प्रतिरूप प्राप्त करें तो कर सकते हो, लेकिन दो तरंगों का अध्यारोपण होने के लिए आपको दो स्रोत बनाना होगा। तो आप कैसे बनाओगे? इस प्रकार से बनाओगे और व्यतिकरण आप प्राप्त करोगे। बेटा इसको बनाना जरूरी नहीं है, बनाना चाहो तो केवल इतना बना लेना, क्योंकि ये चीज़ हम कल पढ़ने वाले हैं, यंग का एक्सपेरिमेंट होगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक चीज़ें एकदम क्लियर हुई, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, तो आप कितने पॉइंट देखिए अभी कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरी में? एक पॉइंट केवल देखिए। दूसरा पॉइंट देखना, सबसे पहली चीज आप यहाँ पर लिख सकते हो बेटा, व्यतिकरण की घटना, बातचीत नहीं, क्या हुआ मुझे बताओ, कोई डाउट है? नहीं। तो व्यतिकरण की घटना ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, ये आप याद रखना बेटा। किस पर आधारित है? समझिए कैसे, इसमें ऊर्जा कहीं से आती नहीं है यहाँ पर चमकीली पट्टी बनाने के लिए, कि मान लो ऊर्जा कहीं और ज़्यादा मिल गई उसको, वहाँ पर ब्राइट पट्टी बन गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। जो यहाँ पर अंधेरा हुआ है ना, उसकी एनर्जी इसमें आके जुड़ गई है, क्लियर? तो इसलिए यहाँ पर ब्राइट पट्टी बन रही है, और यहाँ पर ब्राइट बन रही है इसीलिए वहाँ पर क्या हो रहा है? डार्क हो रहा है, क्योंकि उसकी सारी एनर्जी यहाँ पे आ गई। तो आप क्यों इतना बताओगे कि व्यतिकरण में, व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का केवल पुनर्वितरण होता है। बात समझ में आ रही है? दो तरंगे जब मिलती है, अध्यारोपण होता है, तो ऊर्जा का आप ऐसे परिभाषा दे सकते हो, जब किसी माध्यम में समान आवृत्ति की दो तरंगे एक दिशा में एक साथ चलती हैं तो उनके अध्यारोपण के पश्चात ऊर्जा का पुनर्वितरण होता है, इस घटना को हम लोग व्यतिकरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है ये चीज? तो पुनर्वितरण होगा तो होगा क्या, कुछ स्थान पर ऊर्जा बहुत ज्यादा हो जाएगी तो तीव्रता बहुत ज्यादा। अच्छा, ज्यादा हुई कैसे? जहां पे अंधेरा है वहां की ऊर्जा यहाँ पर आ गई, ऊर्जा का कुल योग उतना ही रहेगा जितना पहले था। तो ऊर्जा संरक्षण हुआ कि नहीं हुआ? ऊर्जा नहीं बदल रही, बस वितरित हो रही। तो ये चीज आपको याद रखना है। अच्छा, एक चीज और इंपॉर्टेंट हो जाती है, उसको आप याद रखेंगे कि जो व्यतिकरण है बेटा, व्यतिकरण तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है। तरंग, व्यतिकरण क्या है बेटा? तरंग का अभिलाक्षणिक गुण है। और एक चीज और समझना है,
ये दोनों प्रकार की तरंगों में हो सकता है, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इस पर ऑप्शन क्वेश्चन आते हैं। अभी समझना, यह घटना अनुदैर्ध्य क्या बताएंगे आप? अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों प्रकार की तरंगों में हो सकता है। चलो भाई, ये आपको समझना है कि जो व्यतिकरण है ये तरंग का अभिलाक्षण गुण है। तो इससे तो यंग ने बता दिया, इसने यंग ने क्या किया, इससे प्रूफ कर दिया कि भैया प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, तरंग होती है। प्रकाश की प्रकृति क्या होती है, क्योंकि व्यतिकरण किसमें होता है, तरंगों में, और प्रकाश में व्यतिकरण देखा गया। बात समझ में आ रही है? अभी हम कल पढ़ाएंगे इनका प्रयोग, तो वहां पर बताएंगे कि उन्होंने प्रूफ कर दिया। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि क्या व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण से ये स्पष्ट होता है कि प्रकाश की तरंग की प्रकृति क्या है, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ? तो आप बताएंगे बिल्कुल नहीं, ना विवर्तन से ना व्यतिकरण से, बिल्कुल नहीं होता है। किससे होगा? ध्रुवण से। क्योंकि जो ध्रुवण होता है, प्रकाश का जो ध्रुवण होता है वो केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंग में होता है, ठीक है, अनुदैर्ध्य में नहीं होता। तो ये क्वेश्चन आता है, आपसे पूछा जाता है कि क्या प्रकाश की व्यतिकरण की घटना से यह स्पष्ट होता है कि प्रकाश की प्रकृति अनुप्रस्थ है या अनुदैर्ध्य? तो आप बताओगे बिल्कुल नहीं, क्योंकि व्यतिकरण तो दोनों प्रकार की तरंगों में होता है। किसमें किसमें? अनुदैर्ध्य में भी होता है, अनुप्रस्थ में भी होता है। तो हम कैसे बता सकते हैं कि अनुदैर्ध्य है कि अनुप्रस्थ है प्रकाश? नहीं बता सकते। ये बात आपको एकदम क्लियर है ना? समझ में तो आ रही है मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? बस इतनी बात आपको याद रखनी, ठीक है। तो यहाँ से केवल ये स्पष्ट किया जा सकता है कि भैया प्रकाश की प्रकृति तरंग है। क्या है? कौन सी तरंग है ये स्पष्ट नहीं है। तो यहाँ पर आप बताना, यहीं से सिम करके ऐसे बता दें, इससे यंग ने स्पष्ट किया कि प्रकाश की प्रकृति क्या है बेटा? तरंग। क्या है? बस इतना ही। ये नहीं बता पाए कि अनुदैर्ध्य की। यहाँ तक बात एकदम क्लियर है। इसके पहले किसी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है? नहीं ना? मन कहेगा तो इसको आप रफ टाइप ऐसे बना लेना, फिर कर हम लोग बात करेंगे। एकदम क्लियर है? ठीक है। इसको इसीलिए बताया हूँ बेटा, अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यतिकरण। अच्छे व्यतिकरण के लिए आवश्यक शर्तें, वो जरूरी है पढ़ना। और याद रखना, जितना इम्पोर्टेंट आपका ये है कला संबद्ध स्रोत, उतना ही इम्पोर्टेंट वो भी है, वो भी पूछा जाता है, ठीक है। तो चलो फटाफट देख लेते हैं, 2-4 शर्तें हैं, देख लो। 2 ही नंबर में, 2 नंबर में आता है लिखने के लिए, अगर अकेला पूछा गया तो 4-5-6 पॉइंट लिख दिए बहुत है। आप लोग हेडिंग बनाओगे इसके बाद, कंडीशन। भाई मुझे अकेले पढ़ाने दो। चलो, फॉर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, ये मीन्स व्यतिकरण के लिए शर्तें। प्रकाश के व्यतिकरण के लिए
ध्यान से समझना बेटा, कौन कौन सी शर्तें हैं और सबका कारण भी समझते चलो क्यों ऐसा है। तो आप बताओगे सबसे पहला शर्त, अभी आपने पढ़ा है कि अगर कला संबद्ध स्रोत नहीं है तो हम लोग व्यतिकरण प्राप्त नहीं कर सकते। भाई अगर दो स्वतंत्र स्रोत हो गए तो दिक्कत क्या होती थी, उनसे निकलने वाली जो तरंगे होती थी उनके मध्य जो है कालांतर नियत नहीं रहता था, और अगर कालांतर नियत नहीं है तो कला संबद्ध स्रोत नहीं हुआ, तो आपको व्यतिकरण प्राप्त नहीं होता। बात समझ आ रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि अगर आपको व्यतिकरण प्राप्त करना है तो दोनों स्रोत क्या होने चाहिए, कला संबद्ध होने चाहिए। उसके लिए आप क्या करोगे, एक ही मूल स्रोत को क्या करोगे, दो स्रोतों में बांट दोगे, ऐसी व्यवस्था करोगे आप कि ऐसे हो जाए। चलो भाई, तो यहाँ पर आप लिखोगे सबसे पहले दोनों स्रोत, दो तरंगे निकलती हैं ना, तो आप क्या बताएंगे, दोनों स्रोत कला संबद्ध होने चाहिए। स्रोत होने चाहिए। चलो बेटा, बात तो समझ में आ रही, कारण बताने की जरूरत है। कारण बताने के लिए आप केवल इतना ही याद रखना, नहीं तो होगा क्या, तो आप सभी जानते हो पर्दे पर जो तीव्रता होगी एक समान दिखेगी। बात समझ में आ रही है। ओम, जो पर्दे के प्रत्येक बिंदु पर तीव्रता होगी वो क्या होगी, एक समान होगी। किसके कारण से, दृष्टि निर्बंधता के कारण से। बात समझ में आ रही है। प्रशिष्ट ऑफ विजन, यहाँ पर ऐसे लिखना, 60 में ऐसे लिख लेना, पर्दे के प्रत्येक बिंदु, समझ लो यार, क्या इतना ही लिखना रहेगा आप, ठीक है ना, अभी बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा हो जाएगा, इतना ही लिखो। क्यों होगा आप जानते हो, पहले लिखवा दिए हैं, अगर कला संबद्ध नहीं हुआ तो ये हो सकता है। अच्छा, दूसरा कारण क्या आवश्यक शर्त होनी चाहिए बेटा, तो आप बताओगे कि तीव्रता, वो आयाम, ऐसे लिखो, अलग अलग लिख दो, दोनों तरंगों के तरंगदैर्घ्य, क्या लिखेंगे बेटा, तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति, अलग अलग लिख दे रहे हैं ना, अभी आयाम को बता रहे हैं, पहले इसको लिख लो, दोनों तरंगों के तरंगदैर्घ्य व आवृत्ति समान होनी चाहिए। अच्छा, अगर समान नहीं हुआ तो आप बताओगे कालांतर नियत नहीं रहेगा। बात समझ में आ रही है। दोनों तरंगों के बीच कालांतर नियत नहीं रहेगा तो कला संबद्ध स्रोत ही नहीं रह जाएगा। तो पहला शर्त आपको समझ में आ गई, दूसरी भी समझ में आ रही है, कोई डाउट तो नहीं है। जब भी आपको ऐसा मन किया कि क्यों ऐसा होना चाहिए तो आप लेक्चर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम में आपको इतने ही लिखने की जरूरत है, ठीक है। अब तीसरा कंडीशन देखना बेटा, आप बताओगे, दूसरा हो गया, तीसरा बताना, दोनों आयाम के लिए लिख दो, दोनों तरंगों के आयाम बराबर, क्या बोलोगे बेटा, या लगभग बराबर होने चाहिए। अच्छा, अगर मान लो लगभग बराबर या बराबर नहीं है तब क्या होगा, तो आप जो पैटर्न देख पा रहे हो बेटा, ये आपको दिखाई नहीं देगा, अच्छा पैटर्न बनेगा ही नहीं। क्यों, ये ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि जहाँ पर ब्राइट आपको पट्टी दिख रही है वहाँ पर परिणामी तरंग का जो वो आयाम होता था वो दोनों तरंगों के आयाम के योगफल के बराबर होता था। बात समझ में आ रही, तो इसमें तो दिक्कत होगी नहीं। लेकिन जहाँ पर अंधेरा होता था वहाँ पर परिणामी तरंग का जो आयाम होता था बेटा वो उनके अंतर के बराबर होता था। बात समझ में आ रही है। और अगर दोनों तरंग के आयाम बराबर हैं, ध्यान से समझना, बराबर हैं, तो घटाओगे तो जीरो मिलेगा। आयाम क्या आएगा, परिणामी जीरो। और अगर परिणामी आयाम जीरो है तो आप तीव्रता के लिए लिखते थे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए स्क्वायर, आयाम के वर्ग के समानुपाती, इसका मतलब तीव्रता जीरो होगी। तो अगर जीरो होगी तो यहाँ पर एकदम अंधेरा होगा और यहाँ पर एकदम चमकीला पट्टी बनेगा, तो दोनों में विभेद स्पष्ट कर पाओगे, यानी अंतर। बात समझ में आ रही है।
इसलिए हम लोग बोलते हैं कि दोनों तरंगों के आयाम या तो बराबर हो जाए तो 0 हो जाएगा, या फिर लगभग बराबर होंगे तो भी 0 के आसपास मिलेगा। नहीं, थोड़ा बहुत उजाला हो सकता है लेकिन लगभग लगभग 0। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? मान लो अगर इसके आयाम 4 हैं और इसके आयाम मान लेना 3.9, तो इनका जब अंतर करोगे बेटा तो a का मान कितना मिलेगा? 0.1, लगभग 0 के ही आसपास तो मिला, तभी काम बन सकता है। तो इसीलिए बोला जाता है या तो बराबर हो जाएं और या तो लगभग बराबर। कोई डाउट? ठीक। चलो आगे देखना, 3 पॉइंट बता दिए, चौथा देख लो बेटा। आप बता दो कि दोनों स्रोतों स्रोत अत्यंत निकट होने चाहिए, निकट होने चाहिए। ध्यान से समझना बेटा, जो दोनों स्रोत आपने यहाँ पर बना रखे हैं, ये S1 और S2, बात समझ में आ रही है? ये अत्यंत पास होने चाहिए, बहुत ज़्यादा दूर दूर नहीं होना चाहिए। अगर ये दूर हुए तो जो आपको ये पट्टियाँ दिख रही हैं ना, फ्रिंजें, इनके बीच का गैप कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? इनके बीच का गैप क्या होगा? क्योंकि अगर दूर दूर होंगे तो पथांतर अलग हो जाएगा। पथांतर आप निकालोगे डेल्टा x, वो क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। और अगर वो ज़्यादा हुआ तो इनके फ्रिंजों के बीच की जो दूरी है वो बढ़ जाएगी, वो, हाँ बात समझ में आ रही है? कम हो जाएगी। तो इससे क्या होगा? आपको बहुत बढ़िया प्रतिरूप नहीं मिलेगा। क्लियर है? अभी हम लोग कल क्या करेंगे? व्यंजक प्राप्त करेंगे। जो फ्रिंज चौड़ाई है, नहीं, इस पट्टी की जो चौड़ाई आपको दिख रही है, इसका हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो कितना चौड़ाई, उसमें पथांतर आएगा, पथांतर पर निर्भर करेगा। ठीक है? तो अगर पथांतर बहुत ज़्यादा हुआ तो इनके बीच का गैप क्या होगा? बहुत कम होगा, फिर आपको अच्छा पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है? एक और देख लो, 5वां, स्रोत दोनों स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। दोनों स्रोत क्या होने चाहिए बेटा? संकीर्ण होने चाहिए, अत्यंत निकट होने चाहिए। संकीर्ण होने से क्या होगा? तो ध्यान से समझना, अगर संकीर्ण नहीं है, अगर दोनों स्रोत क्या है? बहुत ज़्यादा संकीर्ण, संकीर्ण का मतलब तो समझ में आ रहा है? नैरो। क्लियर है ना? सकरा, बहुत कम गैप होना चाहिए। जो आपने आयताकार छिद्र किया है बहुत पतला होना चाहिए। ठीक है? अगर नहीं हुई है तो क्या होगा? नहीं हुई है तो अतिव्यापन आपको देखने को मिलेगा, ओवरलैपिंग। बात समझ में आ रही है? एक के ऊपर एक ऐसे बनते हुए दिखेंगे। क्लियर? तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, एक चीज और समझ लो कि अगर आपको अच्छा पैटर्न चाहिए, वैसे तो यंग ने क्या किया था? श्वेत प्रकाश की किरण डाली थी, सूर्य का प्रकाश। बात समझ में आ रही है? इस पर, एस पर। ठीक है? तो जो कि आप जानते हो कई रंगों से मिलकर बना होता है। क्लियर? तो जो पट्टियां होती हैं वो अलग अलग चौड़ाई की मिलेंगी और बीच में जो पट्टी मिलेगी वो श्वेत मिलेगी। ठीक है ना? चौड़ी रहेगी, श्वेत रहेगी, उसके किनारे जो होंगी वो कलरफुल मिलेंगी, रंगीन पट्टी मिलेगी। तो असल में तो हम लोग को अच्छे व्यतीकरण के लिए शर्तें लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि प्रकाश एक वर्णी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा? एक वर्णी होना चाहिए। अगर एक वर्णी है तो आपको जो पट्टियां मिलेंगी बेटा, ये बराबर चौड़ाई की मिलेंगी सभी, चाहे दीप्त हो चाहे अदीप्त हो, सबकी चौड़ाई क्या होगी? एकदम बराबर। क्लियर है? इस प्रकार से। अब बताओ बेटा, आपको कोई डाउट तो नहीं है?